नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आशुतोष। इस वीडियो के अंदर हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो जो सीरीज़ होगी उस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो हैं अच्छा उस सीरीज़ के अंदर हम लोग जो राजस्थान की बोर्ड की आरबीएससी की जो बुक्स चलती है, विशेष रूप से राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर को लेकर उस बुक्स को इस पूरी बुक को कवर करेंगे। ये क्लास 10th में अभी चल रही है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट किताब है। देखा गया है कि हाल ही में जो आरपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है या अधीनस्थ बोर्ड जो क्वेश्चन बनाते हैं, वो क्वेश्चन का जो बेस कहीं ना कहीं इस बुक में आपको देखने को मिलता है। तो हम इस श्रृंखला के माध्यम से इस पूरी सीरीज़ में और काफ़ी छोटे छोटे वीडियो में, मतलब काफ़ी बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि बड़े वीडियो मुझे पता है स्टूडेंट बोर हो जाता है, फिर वो पूरा वीडियो देखता भी नहीं है। तो काफ़ी छोटे छोटे वीडियो हम इसको बांट के इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। और इसके आपको लेखक पता है, हुकुमचंद जैन है। डॉक्टर हुकुमचंद जैन, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक आती है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर नारायण माली, इन इन दोनों की ही वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है। तो आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी विशिष्ट ये होने वाली है आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट, क्योंकि काफ़ी छोटे वीडियो बनाने हैं, इसलिए मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। चलिए पहले हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। हिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है और ये बुक, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 1, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि किसी को अगर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर राजवंश वाला जो टॉपिक है वो अगर कवर करना हो शॉर्ट में, उसके लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इस चैप्टर के अंदर राजवंश दे रखे हैं, इसके अंदर आपके जितनी भी सभ्यताएं हैं उनको दे रखी है, और उसके अलावा कुछ और भी कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं जो शायद आपको और कहीं नहीं मिलते हैं, सिर्फ इस बुक में मिलते हैं। चलिए तो अपन बहुत छोटे छोटे वीडियो से अपन पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं इसकी। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए कि पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है यहाँ पर कहा गया है, दो बातें कही गई है। एक तो कि सबसे पहले राजपूताना जो नाम था ये कहाँ से आया, तो ये 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस देते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार छोटे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा एक बुक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टोड। ये 1829 में लिखी गई थी और इसी पुस्तक के अंदर जो इस हमारा जो प्रदेश है उसका नाम राजस्थान या राजस्थान दिया गया था। तो आज के जो कॉन्टेक्स्ट में जो राजस्थान जो वर्ड अपन यूज करते हैं वो सबसे पहले इस बुक में आया था, तो ये आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा इस क्वेश्चन में यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर दे रखा है कि अपने जो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग जो नाम मिलते हैं उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। देखिए यहाँ पर भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, जो कोई तो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर है, कुछ वहाँ पर बसी जातियों के आधार पर है। तो अलग अलग नाम है और वो आपको पता होना चाहिए। इनमें से कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम ऋग्वेद में भी है। ऋग्वेद में किस किस का आपको पता होना चाहिए, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। ये 5 नाम ऐसे हैं जिनका उल्लेख कहाँ है, ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि ऋग्वेद में 4-5 नाम दे देगा वो कि किस किस का उल्लेख है और किसका नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए मरु और धन्व, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, ये 4-5 नाम है, अलग से ध्यान रखने हैं। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है ये। मरुधन, मरुधन जो है बेसिकली ये अपना जोधपुर संभाग के लिए यूज होता था, और उसका मरु बाद में मरुवार बन गया और उसी वही आगे मारवाड़ बन गया। उसके बाद एक वर्ड आता है जांगल। जांगल, जांगल जो है, पहली बात तो ये कि उस क्षेत्र, ये क्वेश्चन अच्छा, ये तो पता है कि बीकानेर नागौर का तो बहुत सारे बच्चों को मिल जाता है नोट्स में, लेकिन ये बहुत अच्छी लाइन लिखी गई कि किस क्षेत्र के लिए प्रयोग, जांगल क्या है। तो जांगल वो एरिया है जहाँ पर शमी, केर और पीलू, ये वृक्ष अगर जहाँ मिलेंगे उस एरिया को क्या कहते थे, जांगल कहते थे। तो ये अच्छी लाइन है, ये याद रखनी चाहिए। उसके बाद मत्स्य, इसका उल्लेख देखिए महाभारत के एक राज्य के रूप में हुआ है। अब देखिए मत्स्य यहाँ भी है और मत्स्य यहाँ भी है, मतलब मत्स्य जो है इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी है और इसका उल्लेख महाभारत में भी है। ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ है एरिया इसका, जयपुर, अलवर और भरतपुर। अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए अलवर के अंदर धौलपुर आएगा, कुछ ऐसे मतलब कंफ्यूज करेंगे वो जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। तो आपको याद रखना है जयपुर, अलवर और भरतपुर, और ट्रिक के रूप में JAB, जब, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब महाभारत काल था उस टाइम में मत्स्य नामों का एक क्षेत्र हुआ करता था।
और इसकी राजधानी विराटनगर थी। इसके अलावा एक शूरसेन भी नाम आता है, ठीक है ना। शूरसेन कहाँ है? ये भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र, मतलब भरतपुर भी इसमें शामिल है, धौलपुर भी शामिल है और करौली भी शामिल है। तो ये भाग शूरसेन के अंदर आते हैं। यह भी एक प्राचीन राज था, इसका भी महाभारत में उल्लेख है। तो हमने यहाँ पर जो 4-5 नाम देखे, मरु, दान और जंगल, इन तीन का तो है ऋग्वेद में उल्लेख। मत्स्य और शूरसेन, इसका ऋग्वेद में भी उल्लेख है और महाभारत में भी उल्लेख है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भरतपुर जो है, आप देखिए कि भरतपुर यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी भरतपुर जो है आपके मत्स्य में भी है और आपके शूरसेन में भी है। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक एरिया आता है कांठल। कांठल क्या है? माही नदी के पास का जो प्रतापगढ़ का जो भूभाग है वो कांठल है। और कांठल का मतलब है किनारा। ये बात भी याद रखना है, क्योंकि ये तो पता होता है कि कांठल प्रतापगढ़ है, बट एक कांठल का जो मीनिंग क्या होता है वो यहाँ दे रखा है। कांठल मीन्स किनारा। चलिए, फिर एक छप्पन का मैदान नाम का एक एरिया आता है, वो कहाँ है? तो वो है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। देखिए अभी ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और फिर यहाँ एक ऑप्शन दे देगा डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर प्रतापगढ़, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाता है। इसलिए आपको इसको याद रखना है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ब्लड प्रेशर से याद रख सकते हैं आप, बीपी, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा ये, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद एक एरिया आता है ऊपरमाल। ऊपरमाल क्या है? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, यहाँ तक का एक पठारी क्षेत्र है, इसको ऊपरमाल का पठार कहते हैं। तो यहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि भैंसरोडगढ़ के ऊपर, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, यानी याद रखने के लिए भैंस के ऊपर बीज, ये ट्रिक बताई जाती है, आप याद रख सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, भैंस के ऊपर बीज। चलिए, फिर है गिरवा। गिरवा आपको पता है, गिरवा है उदयपुर वाला एरिया और यहाँ पहाड़ियों की अधिकता इसके कारण। मन कहने का मतलब ये है कि यहाँ आपको क्षेत्र के नाम तो पहले से पता है, लेकिन कुछ विशेष बातें हैं वो आपको, मतलब वहाँ का कारण क्या है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जैसे यहाँ हमने पढ़ा अभी कि ये जो कांठल है, वो कांठल क्या है? कांठल का मतलब होता है किनारा, इसलिए इसको कांठल कहते हैं। चलिए, फिर है आपका मांड। मांड कौन सा है? जैसलमेर। वागड़ आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। कोटा और बूंदी वाला एरिया हाड़ौती। और शेखावटी आपको पता ही है, सीकर, चूरू और झुंझुनू। चलिए, ये हमने एरिया वाइज कुछ चीजें देख ली कि कहाँ कौन सा नाम होता है। उसके अलावा देखते हैं, ये बेसिक नॉलेज है, यहाँ पर राजस्थान का कोई नॉलेज ऐसा स्पेशल नहीं है, बस बेसिक हिस्ट्री का नॉलेज है कि भाई हिस्ट्री का जो कालखंड होता है 3 भागों में बटा होता है। एक प्राक युग, प्राक युग वो होता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं होते हैं। फिर दूसरा होता है आद्य युग, जिसके लिखित साक्ष्य तो होते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं सकते, अस्पष्ट होते हैं। और तीसरा होता है ऐतिहासिक युग, जिसके सुस्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। प्राक युग जो हिस्ट्री का होता है वो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा काल तक है। आद्य युग हड़प्पा से 600 ईस्वी पूर्व तक है और ऐतिहासिक युग 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक है। अब इसको अपन राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा आपको नया लगे। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल राजस्थान में कैसा था। चलिए, यहाँ भी कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि राजस्थान का एक बड़ा भाग जहाँ मरुस्थल है, विद्वान मानते हैं कि यहाँ पहले एक समुद्र था और सरस्वती और दृष्टवती, ये 2 नदियों के नाम आपको याद रखने, यहाँ पहले ये बहती थी, ठीक है ना। इसलिए यह जीवन के लिए जो स्थितियाँ थी उपयुक्त थी। और मतलब राजस्थान में भी मानव सभ्यता का जन्म के मतलब एक गौरव है, ये लिख रहा है। ठीक है, इससे क्वेश्चन वगैरह आएंगे नहीं, अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको भी वापस 3 भागों में बांटा है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण। अब यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पूर्व पाषाण काल, यहाँ से पूर्व पाषाण काल इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर विशेष प्रकार के पत्थर मिले, उस पत्थर का नाम क्या है? क्वार्टजाइट पत्थर, इंपॉर्टेंट है ये पूर्व पाषाण काल के प्रमाण है। और इससे पता ही लगता है कि 2 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव सभ्यता विद्यमान थी। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1870 ईस्वी में एक C.A. हेकट नाम के व्यक्ति ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार, जो कुल्हाड़ी होती है, वो खोज निकाली थी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये एक क्वेश्चन आया था, असिस्टेंट टाउन प्लानर का एक एग्जाम हुआ था शायद, उसमें आया या फिर EURO में आया था ये क्वेश्चन। इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में, EURO जो पहले हुई थी उसमें आया है। तो ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से।
फिर एक नाम और है, सटन कोर ने झालावाड़ से क्या निकाला, इस युग के उपकरण निकाले। उसके अलावा दो तीन नदियां इस क्षेत्र की आपको ध्यान रखनी है कि चंबल और बनास, इनका इसमें विशेष योगदान है। और एक जालोर से एक बी आलचिन नामक का व्यक्ति था, उसने भी कुछ यहाँ से उपकरणों की खोज की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये दो तीन नाम, सी ए हैकेट हो गया, सेटन कोर हो गया, और आपका बी आलचिन हो गया। बी आलचिन जालोर, सेटन कोर झालावाड़, और सी हैकेट जयपुर और इंद्रगढ़। चलिए, फिर बाकी भी प्रयास तो हुई है, खैर ये तो फिर बहुत डिटेल सब आ जाएगा इसमें। भारतीय पुरातत्व विभाग आ गया है ना, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र आ गए, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आर सी अग्रवाल, विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा, ये लोग भी, इनका भी योगदान है। पर इन दो तीन नाम जो ये हैं, इनका विशेष रूप से आपको दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर क्या याद रखना है, उसके अंदर जैसे वहां पर जो नदियां हमने पढ़ी अभी जस्ट, वो कौन सी थी, चंबल और बनास। तो मध्य पाषाण काल में जो नदियां हैं वो कौन सी, लूणी, ये ध्यान रखनी पहली बात। तो लूणी है, बेड़च है, ये ध्यान रखना। और विराटनगर से कुछ यहाँ के उपकरण मिले। एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ के जो उपकरण है वो छोटे हैं, हल्के हैं, कुशलता से निर्मित है। छोटे हैं, हल्के हैं, कुशलता से निर्मित है। और इन छोटे उपकरणों का जो नाम है वो ध्यान रखना है, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण कहते हैं इनको, ठीक है ना। और उपकरण कौन कौन से हैं, जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी आदि पाषाणों से बने। ये जो उपकरण हैं इन पत्थरों से बने, जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्सेडोनी पाषाण से बने। और उपकरण है क्या क्या, ब्लेड है, इंग्रेवर है, ट्राइंगल है, क्रेसेंट है, ट्रेपेज है, स्क्रेपर है, और पॉइंटर है। तो एक दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। इनमें से कोई क्वेश्चन बना सकता है कि कौन से उपकरण उस टाइम थे, क्योंकि बुक में दे रखा है तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो पत्थर हो गए, और ये उपकरण आपके, ये सारे आपके उपकरण हो गए, देख लेने। चलिए, ये जरूर ध्यान रखना कि इन छोटे उपकरणों को कहते हैं क्या है, माइक्रोलिथ। चलिए, उसके बाद नवपाषाण काल के कहाँ से प्रमाण मिले हैं, तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, इसमें तो क्या बहुत सारे नाम है, तो इतने याद रहना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस भी नहीं है। चलिए, अब पढ़ते हैं धातु काल। पाषाण काल के बाद धातु काल। उसके अंदर अपन कुछ अवशेष बता रहा है कि राजस्थान की जो ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ कहाँ से मिले। गणेश्वर, अब ये तो आपको पता है कि गणेश्वर कहाँ है, सीकर में, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में, गिलून कहाँ है, राजसमंद में, आहड़ कहाँ है, उदयपुर में, जाडोर भी उदयपुर में, ठीक है ना। और ये सारे ताम्रकालीन संस्कृति के अवशेष है। लेकिन इसके बाद के जो नाम है ना वो बहुत कम सुनने को मिलते हैं, और वहां से छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि ये सभ्यता कहाँ है या ये संस्कृति कहाँ है। तो देखिए, पिंड पांडलिया, पिंड पांडलिया कहाँ है, चित्तौड़ में, कुराड़ा नागौर, साबणिया और पुगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी ये जयपुर में, एलाना जालोर में, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली, देखिए ऐसा नाम आएगा, कोल माहौली कहाँ है ना। तो ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट है, मल्लाह भरतपुर के अंदर। ये आपको चार पांच नाम विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये नाम थोड़े यूनिक है, बाकी ये तो आपने पढ़ रखे हैं। चलिए, आइए अब पढ़ते हैं लोह काल को। इसमें क्या है, इसमें देखो जब लोहे का जब ज्ञान आया और इसका जब मानव को पता चला तो क्या हुआ, कृषि उपकरण और हथियार की गुणवत्ता बढ़ गई और पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। ये यहाँ कह रखा है। तो ये स्थल कौन कौन से राजस्थान में ऐसे स्थल है, नोह भरतपुर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी आपका झुंझुनू के अंदर, और रेड टोंक, ठीक है ना। और रेड जो टोंक है उसमें तो लोहा इतना प्रचुरता मिला कि प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहा जाता है इसको, ये भी याद रखना है आपको। तो ये चार पांच नाम, नोह भरतपुर, जोधपुरा, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक। इसके अलावा नोह जो आपका भरतपुर है, यहाँ से लोहे के अवशेष जो है भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये सीधा वन लाइनर आएगा एग्जाम में कि नोह जो है कि महत्वपूर्ण, भारत में जो लोह युग की आरंभ होने की सीमा रेखा के निर्धारित में कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे रेड भी कर आएंगे, लेकिन ये देश स्पष्ट दे रखा है कि नोह भरतपुर है। जोधपुरा और सुनारी, जोधपुरा अब जोधपुरा है पर है जयपुर में, और यहाँ सुनारी, यहाँ से क्या मिला है, लोहे गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। चलिए, अब ये एक कुछ अलग देखो, लोह काल के बाद जो आपके ये पेंटेड ग्रे वेयर जो है, आपके चित्रित मृद भांड संस्कृति जो है,
इसका उदय हुआ और इसके अवशेष कहाँ मिले ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो विराटनगर में मिले हैं, एक जोधपुरा अभी जो पढ़ के आए सुनारी नूह आदि स्थान से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय कब हुआ? लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। और ठीक है, इसके बाद ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कम नोट्स में देखने को मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पेंटेड ग्रेवेयर जो है, आपकी चित्रित मृदपाण संस्कृति जो है राजस्थान में, इसका अवशेष कहाँ कहाँ है? विराटनगर में है, जोधपुरा में है, सुनारी है, नौह है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक आता है आपका सभ्यता, जो अपन अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बड़ा होने वाला है, इसलिए अपन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। लगभग 15 मिनट का वीडियो हो गया है, मेरे हिसाब से ये भी बड़ा हो गया। मैं इसको 10 मिनट के अंदर कवर करना चाह रहा था। चलिए कोई बात नहीं। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, उसका नाम भी आशुतोष चारण से है। आप वहाँ से हम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके फर्दर पार्ट देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर और भी सीरीज़ चलाई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। थैंक यू।